हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में। चलिए हम देखते हैं इनमें से अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज यहां होना चाहिए भाग का चिन्ह। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज जो आए उसको भाग देना है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड से, और भाग देने के बाद जो आंसर आए वो किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो चलिए भाई, अब आप जैसा क्वेश्चन में कहा जाए आपको वैसा ही करना है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। जब सबसे छोटा की बात आए तो आप क्या करेंगे, लघुत्तम, और जब सबसे बड़ा की बात आए या बड़े से बड़ा की बात आए तो आप महत्तम समापवर्तक निकालें। तो आप देखें 36 और 60 का आप लघुत्तम निकाल लें। 36 और 60 का आप पहले लघुत्तम निकालें। कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से 36 और 60 लिख लेंगे, और आप इसको जो है पहले 2 से करेंगे तो 18 बार, फिर ये 30 बार भाग चला जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 9 18, 2 से 15 बार, फिर आप 3 से करेंगे, 3 से 9, 3 पंजे 15, फिर 3 से 1 बार, फिर 5 से 1 बार, ये हो गया। अब आप जरा देखिए क्या मिला आपको, 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 45 दूना 90, 90 दूना 180। क्या हो गया, इनका लासा आ गया 180। अब आप देखिए, आपको निकालना है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, मीन्स महत्तम समापवर्तक। आपने इसका क्या निकाल लिया, लासा, और इसका निकाल लें मासा, मीन्स महत्तम समापवर्तक। तो आप 18 और 45 का महत्तम समापवर्तक निकाल लें। चलिए 18 और 45 का क्या हो जाएगा, देखिए 18 का हुआ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, और 45 का क्या होगा फैक्टर, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। अब आप देखिए महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, तो मासा क्या आएगा। अब आप देखें जो दोनों में कॉमन हो रहा हो, इस प्रकार से 3 और 3 और ये 1, तो हुआ क्या, 3 गुणा 3 गुणा 1 मीन्स 3 का 9 एकम 9, ये आ गया मासा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 180 को भाग देना है किससे, 9 से। तो 180 को जरा 9 से भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18 मीन्स 20 आएगा। यही 20 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, बहुत टफ नहीं आते हैं, लेकिन आपको तरीका मालूम हो। ये मैं इतना इसलिए कर रहा हूं, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये तो बच्चों को आता ही है, लेकिन फिर भी
मैं इसलिए ये इतना लंबा इसको करके सॉल्व कर देता हूं कि जिनको मैथ कम आती है या जिनको मैथ से डर लगता है उनका भी डर भाग जाए और उनको भी मैथ आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा है क्या, आपको बताना है। अब आप जरा ध्यान दें कि जब आपको कोई भी संख्या, मैंने आपको बार बार ये समझाया है कि जब अनुपात में कुछ भी दिया हो और अनुपात को आपको एक्चुअल में मानना हो, मतलब दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात दिया है और संख्याएं आपको माननी है, तो आप क्या कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे। 6x और 11x ये दो संख्याएं हो गई। चलिए अब देखिए, यदि इनका लासा कितना है 462, तो जरा इसका लासा आप निकालें तो क्या आएगा, लासा तो आ जाएगा 11 छक्का 66x। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 6 और 11 आप लिखेंगे तो 6 जो है 6 से ही डिवाइड होगा और 11 जो है 11 से ही होगा। तो 6 जो है 2 गुणा 3 गुणा 1 और इन सब से 11 नहीं होगा, तो इसलिए आपको 11 छक्का 66 और x से दोनों चले जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब x। तो ये हो जाएगा 66x, इसका क्या हो जाएगा, लासा। अब ये कैसे हो जाएगा अगर जानना है तो चलिए आप देख लें। 6x और 11x का निकाल लेते हैं। देखिए पहले 2 से करेंगे तो 2 3 6, और चलिए इसको ऐसा करते हैं, पहले 2 से ना करके पहले x से कर देते हैं। x से करेंगे तो यहां बचेगा 6, x बार डिवाइड, x 1 जा x तो डिवाइड हो गया एक बार, और दूसरे वाले में भी x कॉमन हो जाएगा, x से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब आप 2 से करेंगे, 2 3 6 और ये 11 में जाएगा नहीं, इसलिए लिख लेंगे 3 एक कम 3 और 11 में नहीं जाएगा, फिर 11 से ही करेंगे। तो 11 से जब आप करेंगे तो हो जाएगा 11 1 जा 11। इसका मतलब आपको मिला क्या, 11 3 33, 33 दूना 66x, वही मैंने यहां आपको बताया था। अब जरा आप देखें, ये तो हो गया लासा, और लासा कितना दिया है, आपको दिया है 462, तो बराबर 462। इसी को आप सॉल्व कर लें, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 462 बटा 66। अब इसको आप भाग दें, 11 छक्का 66 और 11 चौक 44, तो 2 बचेगा 22, 11 दूना 22 और 6 एक कम 6, 6 सत्ते 42। x की वैल्यू क्या आई, 7 आ गई। आप निकालना क्या है, इनका मासा निकालना है, और मासा भी आप जब इनका निकालेंगे तो जरा देखें क्या आएगा। 6x का जब आप फैक्टर करेंगे तो होगा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा 1, आप लिख सकते हैं, एक लिखें या ना लिखें, दोनों तरह से हो जाएगा। अब 11x अगर है तो भी वही होगा, क्या 11 से ये डिवाइड होगा और इंटू x इंटू 1, तो मासा क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो, x है तो x जो है इसका मासा हो जाएगा। और मासा जब x है तो x की वैल्यू आपने निकाली कितनी, x की वैल्यू निकली 7, तो 7, इसका मतलब मासा आ गया 7। यही आपको ज्ञात करना था इस क्वेश्चन, तो मासा कितना आया, 7। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 ही हो गया है क्या, ये डिस्टर्ब हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट भी हो गया है, कुछ मिस्टेक हुआ है, इसीलिए ये गड़बड़ हो रहा है। तो ये 53 यहां नहीं है। चलिए अब जो क्वेश्चन है आपका 2 1
2 3 3 6 4 8 14 9 4 8 4 उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक। बहुलक का मतलब आप समझ रहे हैं। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आया हो, जो सबसे ज्यादा बार इसमें आया हो। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 बस, और नहीं आया है। 3 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 1 और 2 बार। और आप देखें जरा 4 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 1 बार और 2 बार और 3 बार। क्या इसके अतिरिक्त कोई चीज इससे ज्यादा बार भी दिखाई दे रहा है? 8 1 बार है, 9 1 बार है, अच्छा 8 2 बार है, 9 1 बार है, और तो आपने सब देख ही लिया, 1 भी 1 ही बार है। कुल मिलाकर 4 ही जो है कई बार है। तो जो ज्यादा बार या कई बार होगा वो होगा बहुलक, मीन्स 4 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक। माध्यक का मतलब पहले देखें इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये कुल कितने हैं, 13 हैं। तो आप देख रहे हैं n की वैल्यू कितनी आई, 13। संख्या की क्या है, विषम है। जब विषम है संख्या 13 है तो हमारा फॉर्मूला होगा माध्यक के लिए, माध्य के लिए क्या हो जाएगा, n प्लस 1 वहां n प्लस 1 अपॉन 2 वहां पद। तो n प्लस n की मतलब 13 प्लस 1 मीन्स 14 हो जाएगा अपॉन 2 और 2 सत्ते 14। तो 7वां पद क्या मिला आपको, 7वां पद। 7वां पद है क्या, तो 7वां पद आप देख लें, इसको पहले हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। हमने लिखा नहीं, लेकिन आप पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे, तब आप सॉल्व करेंगे, तब आपका सही आंसर मिल पाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो मैंने नंबरिंग किया था इसका काम नहीं, ये मैंने गिनने के लिए आपके लिख दिया था, इसका काम खत्म हो गया। अब आप जरा देखें कि अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं तो पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2, फिर 2 और उसके बाद फिर 3 और 3 2 बार ही है, और उसके बाद फिर आएगा 4 1 2 3 4 बार है शायद, क्या 1 और 2 और 3 बार है, 3 ही बार है, चलिए 3 बार हो गया। 4 के बाद फिर इसमें 5 नहीं है और 6 है 1 बार, तो इसको 6 बना देते हैं, 6 हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं 7 नहीं है, 8 कितनी बार है, 2 बार, और इसके बाद 9 1 बार है, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है और 14 है, हो गया आरोही क्रम में। अब आप देखें जरा कि 7वां पद क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7वां पद। 7वां पद का मतलब ये वाला पद, और ये क्या है 4, तो 7वां पद का मतलब 4, ये आपका आ गया। तथा परिसर, परिसर का मतलब है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर, या इसी को प्रसार भी कहते हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें 1 है और सबसे बड़ी संख्या है 14। तो 1 और 14 के बीच जो अंतर है वो क्या होगा, परिसर बराबर 14 ऋण 1 13 हो जाएगा। तो ये आपका परिसर भी आपको निकल आया, 13 हो गया परिसर। अब आप क्या करेंगे, अब हमें बहुलक, माध्यक तथा परिसर को नहीं का माध्य हमें ज्ञात करना है। तो इसका माध्य निकाल लें। माध्य निकालने के लिए हम सबको ऐड कर दें, ये वाला भी, बहुलक भी, माध्यक भी और परिसर,
इन तीनों का हमें माध्य निकालना है, तो माध्य का मतलब औसत। आप क्या करें, तीनों को जोड़ें और इनकी संख्या कितनी है 3, उतने से आप इसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो आप देखें जरा 13, अच्छा 4 और 4 8 और 13 21/3, और 21/3 का मतलब क्या हुआ, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, इसका मतलब 7 आ गया आपका आंसर, माध्य आ गया 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। तो देखिए अगर समांतर रेखाओं की बात की जाए तो इसकी यही एक पहचान होती है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी न घटती है और न बढ़ती है, मतलब वो हमेशा एक जैसी होती है। जितना डिफरेंस है यहां उतना ही डिफरेंस यहां भी रहेगा। दोनों जगह डिफरेंस क्या होगा, दोनों क्या मतलब कहीं भी डिफरेंस उसका कम ज्यादा नहीं होगा, डिफरेंस जो है हर जगह सेम ही रहेगा। तो सेम डिफरेंस अगर है तभी ये समांतर है, अन्यथा समांतर नहीं है, आपको ये ध्यान देना है। तो आप क्या देख रहे हैं, सेम डिफरेंस मीन्स बराबर रहती है दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या रहती है, सेम मीन्स बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। और देखिए ये ओरल ही ऐसे ही आपको समझना है, जानना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक फिगर भी दिया गया है। अब आप जरा ध्यान दें कि फिगर के अकॉर्डिंग ही हमें इसको सॉल्व करना है। फिगर में दिया गया है एक चित्र, जो हमें दिया गया एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर दो पैरेलल रेखाएं हैं ए बी और सी डी। आपके क्वेश्चन में देखिए चित्र में वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आप जानते हैं सेंटर से एक साइड की कहीं की भी दूरी, समझ पा रहे होंगे, मतलब केंद्र बिंदु से, ये जो केंद्र बिंदु है आपके इस फिगर में, केंद्र बिंदु से कहीं की भी एक तरफ की दूरी, मतलब वो चाहे दूरी ऐसे ही क्यों ना हो, तो ये भी क्या है, त्रिज्या है, आर है। आर का मतलब 5 सेंटीमीटर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका आप ध्यान देंगे कि किसी भी तरफ ये बराबर ही रहेगा, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर रहेगी। तो अब देखिए वृत्त की त्रिज्या, चूंकि चारों तरफ बराबर ही दूरी है तो 5 सेंटीमीटर हो गई इसकी त्रिज्या। और दो जीवाएं कौन कौन सी हैं, दो जीवाएं हैं ए बी और ए बी पैरेलल टू सी डी, यहां लिखा इसलिए गया है कि ए बी और सी डी जो है क्या है, समांतर रेखाएं हैं। देखिए यही हम आपको अभी इस क्वेश्चन के पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहे थे कि समांतर रेखाएं क्या है, अच्छा 4 में ही बता रहे थे कि समांतर रेखाएं क्या है। समांतर रेखाएं मीन्स दो रेखाओं के बीच का अंतर हर जगह समान हो, थोड़ा सा भी डिफरेंस ना हो, तब समांतर रेखाएं होंगी। तो यहां ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, तो इनके बीच का डिफरेंस हर जगह बराबर रहेगा। दूसरी बात क्वेश्चन में है, यदि ओपी और लंब है, ओपी लंब है किस पर, ए बी पर, तो आप जरा देखिए ओपी का मतलब ये सेंटर से ये पी की दूरी, ये जो क्या है, ये लंब है किस पर, ए बी पर, तो बिल्कुल है लंब मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा 90 डिग्री का एंगल। इसी प्रकार से OQ जो है वो पैरेलल है CD के। OQ मीन्स विपरीत दिशा में, आप ऊपर की ओर देख लें, ये पैरेलल है किस पर, CD पर, तो ये भी ठीक है। चलिए इसका मतलब यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, समझ गए होंगे अब आप।
अब क्या है, AB 6 सेंटीमीटर है। AB क्या है, 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये AB की जो लंबाई है ये पूरी क्या है, 6 सेंटीमीटर पूरी लंबाई AB की। और इसके बाद आप ध्यान दें CD की कितनी है, CD की है 8 सेंटीमीटर पूरी लंबाई, इस प्रकार से। अब जरा आप ध्यान दें कि जब मैंने आपको बताया कि ये एक सर्कल है, वृत्त है, और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर चारों ओर है, मीन्स बराबर है। इसी प्रकार से सेंटर से ये जो लंब है CD पर, ये क्या कर रहा है, ये CD को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। मीन्स 8 सेंटीमीटर का मतलब ये होगा कि एक तरफ 4 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ भी 4 सेंटीमीटर, इसका ये मतलब हो गया। तो आप ध्यान देंगे कि क्या होगा, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये भी है 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद जरा ध्यान दें कि हमें ज्ञात क्या करना है, PQ की लंबाई। PQ कहां है, ये है P और Q है ऊपर, मतलब P से Q तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है। अब जरा आप ध्यान दें कि हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हम एक तरीका अपना लें। चलिए अब तरीका क्या अपनाते हैं, तरीका ये अपना लेते हैं हम कि ये जो दूरी है सेंटर से, वो तो हर जगह बराबर है। अगर इधर 5 सेंटीमीटर है यहां, तो यहां भी ये 5 ही सेंटीमीटर है। ये मैंने आपको समझाया था अभी। इसी प्रकार से आप C से O को मिला दे सेंटर पॉइंट, तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आप जरा ध्यान दें, अब आपको त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है A, P और O, तो त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO हम लेते हैं। त्रिभुज APO, त्रिभुज APO में अगर हम देखें तो ये त्रिभुज जो बन रहा है, यहां पर चूंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में अगर नीचे ये हम आधार इसको मान लेते हैं, तो ये जो है कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया, ये 3 है, और ये जो है आपको नहीं पता है, और इधर कर्ण को पता है। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे इसके लिए। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लेकिन हमें ज्ञात करना है लंब मीन्स PO की दूरी। तो अब देखेंगे हम PO इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग, मतलब 25 9। इसका मतलब अच्छा इतना स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 16, और PO स्क्वायर इक्वल टू 16, तो PO इक्वल टू 16 का वर्गमूल, मतलब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। PO की दूरी तो आधी दूरी तो आपकी निकल गई। अब चलिए दूसरा भी आप निकाल लें इसी तरह से। वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है, और उसमें भी कर्ण जो है 5 है, और आधार आप अगर मान लेते हैं OC को, या सॉरी CQ को, तो CQ क्या हो जाएगा या QC क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और 5 पंजे 25 ऋण 4 चौक 16, इसका मतलब 9 बचेगा। तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, आपका QO की दूरी। देखिए बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। तो देखिए आपको मिल गया
इस प्रकार से चलिए देख लेते हैं, कर ही देते हैं आपके लिए। आप देखें जरा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू का स्क्वायर ऋण 4 का स्क्वायर, ऐसे ही शॉर्ट में समझ लीजिए। 25 ऋण 16 बराबर 9 और ओ क्यू इक्वल टू अंडर 9 का मतलब है 3। आधी दूरी ये जो है आपको यहाँ से ज्ञात हो गई 3, और सॉरी ऊपर वाली दूरी 3 है और ये कितनी है नीचे वाली 4। तो 3 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा पी क्यू। इसका मतलब पी क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओपी प्लस ओ क्यू। तो ओपी प्लस ओ क्यू का मतलब 4 धन 3 मतलब 7। तो पी क्यू कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आसान है। 5 पंजे 25 में 9 घटाइए, 3 1 का 9 तो आ गया 16 का वर्गमूल 4। मुंह जबानी लग जाएगा ये, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पूरा इतना कर दे रहा हूं कि आपको यदि थोड़ी सी भी कठिनाई हो तो वो दूर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक फिगर दिया गया है इसमें भी, और दिए गए त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी। अब देखिए जरा, डीई पैरेलल टू बीसी। डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। इसमें बता दिया गया फिगर में पहले ही कि डीई जो है ये पैरेलल है किसके? बीसी के। तो ये दोनों पैरेलल हैं, मींस इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर है। अब इसके बाद AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वो तो दिया है 4 सेंटीमीटर, फिगर में भी लिख दिया है। अब इसके बाद DB x माइनस 4, DB इक्वल टू x माइनस 4। अगर फिगर ना बना होता तो आपको बनाना पड़ता, फिगर बना है इसलिए आपके लिए आसान हो गया। और AE इक्वल टू 8, AE जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ये भी हो गया। इसके बाद EC इक्वल टू 3x माइनस 19, ये भी दिया गया है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। और x का मान ज्ञात करने के लिए जब किसी त्रिभुज को दो पैरेलल रेखाएं बांटती हैं तो फिर या एक दो पैरेलल रेखाएं इस प्रकार से या एक समांतर रेखा आधार से, या देख रहे हैं किसी भी साइड से देख रहे हैं आप ना, आधार से मतलब एक साइड से, जब एक समांतर रेखा के समांतर एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा हो और त्रिभुज को दो बराबर की नहीं बात है, मतलब दो भागों में विभक्त करें, तब क्या करेंगे? तब आप इसका जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे AD अपॉन DB या BD, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE अपॉन EC या CE आप लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दें, AB अपॉन BD क्या है? AB अपॉन AD अपॉन BD। तो AD की वैल्यू है 4 और BD की वैल्यू है x माइनस 4। इसी तरह से AE की वैल्यू 8 है और EC या CE की वैल्यू है 3x माइनस 19। अब इसी को आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर गुणा करके 4 से लिख लेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 x ऋण, आप 19 में 4 से गुणा करेंगे, 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 1 4 3 7 या 19 चौक 76। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इक्वल टू x माइनस 4 से 8 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8x ऋण 8 चौक 32, ये हो गया। x वालों को एक कर लें, 12x ऋण 8x, 8x पक्षांतर होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण 8x इक्वल टू क्या है? ये 76 उस पार जाएगा पक्षांतर होकर तो धन 76 हो जाएगा, ऋण 32 वहां पहले से ही इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं।
12x में से 8x घटा देंगे तो होगा 4x इक्वल टू 76 में से 32 घटाएं तो 6 में से 2 घटेगा 4 और 7 में से 3 घटेगा 4। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 44/4, 4 से आप भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, x की वैल्यू आपकी 11। समझ में आ रहा है? और x की ही वैल्यू आपको ज्ञात करना था। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए मैं बिल्कुल इसको तोड़ मरोड़ के आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कहीं से भी कोई कठिनाई आपको ना आए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। साइन a इक्वल टू x, तो x के बराबर है। अब जरा ध्यान दें कि साइन a इक्वल टू x है और जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वो कॉस में भी है और साइन में भी है, दोनों में है। तो साइन का साइन तो बनाना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन साइन का कॉस बनाना समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो आप जरा ध्यान दें, साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। अब अगर साइन a आप निकालें तो हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो क्या ये संभव है? इससे बिल्कुल संभव है। देखिए साइन है ये और साइन स्क्वायर से हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करें? क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है साइन a इक्वल टू x। क्या दिया गया है? साइन a इक्वल टू x। दोनों ओर आप वर्ग कर दें। वर्ग करने पर, वर्ग जब करेंगे आप दोनों ओर तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दें, साइन स्क्वायर a इक्वल टू x स्क्वायर और साइन स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला है क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ये आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें? अब आप जो है इक्वल टू क्या था? x स्क्वायर। तो आप इक्वल टू x स्क्वायर लिख दिए। अब जरा x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? रूट लग जाएगा 1 माइनस स्क्वायर a। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। देखिए देखने में भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखने में तो थोड़ा लग रहा था कि आप अगर फॉर्मूला याद है तब तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल सत्य है। या तो फिर आप इसको 1-2 बार सॉल्व किए हो तो आपको ये सॉल्व करके अभ्यास आपको कर लेना और इसी के अकॉर्डिंग आपको याद भी हो जाएंगे फॉर्मूले। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं कि क्या है यहां पर। विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए। अब विक्रय मूल्य है कितना? ये तो है ही नहीं इसमें दिया। तो हम मान लेते हैं कि माना विक्रय मीन्स सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? मान लेते हैं 100। और लाभ मान लेते हैं कुछ, लाभ हमें नहीं दिया गया है तो लाभ मान लेते हैं P फॉर प्रॉफिट, तो P मान लेते हैं। अब सेलिंग प्राइस इतना है और लाभ जो है P है, तो कॉस्ट प्राइस भी तो इससे निकल आएगा, CP भी तो निकल आएगा। सेलिंग प्राइस माइनस लाभ, जो आपको लाभ हुआ है उसी को घटा दे तो कितने का खरीदे हैं ये निकल आएगा, ये भी निकल आया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 आप मान लें। अब आप जरा ध्यान दें कि हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत। पहले देखिए विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अब आप इसको ध्यान देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अगर लाभ 3 गुना हो जाता है कब? जब विक्रय मूल्य 2 गुना होता है। विक्रय मीन्स सेलिंग प्राइस। अगर इसको हम 2 गुना कर दें तो लाभ क्या हो जाएगा? P, ये हो जाएगा 3 गुना। तो इतना तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। आप अब जरा ध्यान दें कि अगर लाभ हो गया 100 दूना 200, तो फिर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 3P। प्रॉफिट हो गया 3P। मतलब अगर ये क्या है आपका विक्रय मूल्य, अगर 2 गुना है तो विक्रय मूल्य का मतलब बेचने वाला मूल्य, इसको आप लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू 200। तो ये प्रॉफिट है। लाभ कितना? लाभ बराबर 3P। ये तो समझ में आपको आ गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कह रहा था वैसा आपने किया, समझ में आ रहा है। अब आप देखें जरा, अगर हम इससे निकालेंगे CP सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी कॉस्ट प्राइस मीन्स लागत मूल्य या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ मीन्स 3P। समझ में आ रहा होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखें, किसी सामान की कीमत लागत तो एक ही होगी ना, अगर एक ही क्वेश्चन में है ये, तो आप क्या देखें, लागत ये दो तरह से निकल कर आई। एक तो ये लागत हो गई, ये लागत हो गई, लेकिन दोनों लागत तो सेम होगी ना। खरीद कर आप दुकान से लाए हैं बेचने के लिए, अपनी दुकान पर रखे हैं, तो फिर वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस चाहे एक तरीके से, चाहे 2 तरीके से, चाहे 4 तरीके से निकालें, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि CP की वैल्यू हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 से लाकर हम रख दें CP की जगह पर उसकी वैल्यू, और CP की जगह पर जब एक समीकरण नंबर 1 से हम रखते हैं यहां लाकर, तो CP पर हो जाएगा 100P इक्वल टू 200 ऋण 3P। अब जरा ध्यान दें, P वालों को एक तरफ और अंक जो है एक तरफ, तो ये 3P है, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव का 3P हो जाएगा, माइनस का 1P पहले से ही है यहां, और इक्वल टू 200 यहां पहले से ही हाजिर है, प्लस 100 है, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -100। अब आप जरा ध्यान दें कि आपका मामला लगभग हल होने वाला है। 3P में से 1P घटा दें तो 2P इक्वल टू 100 और P इक्वल टू 100 बटा 2, और 2 1 कम 2 से 50 बार ये कट गया, तो P की वैल्यू आ गई 50। हमने P क्या माना? हमने माना P फॉर प्रॉफिट, तो लाभ आ गया 50, लाभ 50 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्या? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आपने देखिए P की वैल्यू क्या आई? 50। अब आप P की ही वैल्यू रख दें कहीं भी तो आपका निकल जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 2 तरह से आपने निकाला है। एक तो है क्रय मूल्य पहले इक्वेशन में अगर हम रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, 100 ऋण P। इसका मतलब 100 ऋण P की वैल्यू रख दें 50, तो 50 आया क्या? CP। यही क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य भी 50 है हमारे पास, उसको हमने रख दिया, गुणा 100
और प्रतिशत। अब आप ध्यान दें कि आपको लाभ प्रतिशत निकालना था और आप उसी के फॉर्मूले पर रखें 50 से 50, 50, 50 एक कम 50 और 100 मीन्स 100%। आंसर होगा लाभ। लाभ कितना हुआ? 100% हुआ। यही आपके लिए आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा लिखने में लंबा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक धनराशि उधार ली गई। एक धनराशि उधार ली गई और उसे 882 की 2 वार्षिक किस्तों में अदा किया गया, प्रत्येक 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। तो उधार ली गई राशि क्या थी, आपको बताना है। अब देखिए 2 किस्तें हैं और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर दोनों में सेम है। अब जो हम अदा कर रहे हैं, मतलब उधार ली गई राशि जो है वो तो पी हो गया, मूलधन हो गया, लेकिन हम जो दे रहे हैं वापस 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में, वो क्या है? वो तो है मूलधन, सॉरी मिश्र धन है। मिश्र धन है ना, हम जो दे रहे हैं ब्याज सहित, जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। मिश्र मीन्स मिला हुआ, तो 2 चीजें मिली हुई हैं। तो हम एक बार दे रहे हैं 882 और दूसरी बार भी देंगे 882। 2 किस्तें हमें देनी है ना। अब आप ध्यान दें कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द रेज N, जहां A क्या है? मिश्र धन है और P क्या है? मूलधन है। तो अगर आप जो है, आपको मिश्रधन तो दिया गया है, आपको ज्ञात क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए आप जब फॉर्मूला बनाएंगे तो P के साथ जो चीजें गुणा में हैं, ये दूसरी ओर भाग में चली जाएंगी। मतलब A बटा मिश्रधन बटा 1 धन R बटा 100 की घात N, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए? P के लिए। यही फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे। तो मिश्रधन हमारे पास 882 है जो हम दे रहे हैं, अपॉन 1 प्लस R 5% बटा 100, ये हो गया। ये पहले वर्ष का मामला। पहली जो किस्त दी गई, 2 वार्षिक किस्तों की बात की जा रही, तो ये 1 वर्ष का है। इसमें 1 वर्ष का ब्याज सहित मामला होगा। धन देखिए दोनों को मिलाकर ही तो जो है मूलधन बना होगा। जो हम दोनों किस्तें दे रहे हैं, ये दोनों किस्तें मिलाकर, इसमें ब्याज और वो दोनों मिलाकर हम उसको वापस कर रहे हैं। तो दोनों को अगर मिलाएं तो कंपनी ने या बैंक ने जो हमें उधार दिया है, वो दोनों को मिलाकर ही तो होगा ना। 2 किस्त में हमें उसने कहा कि भाई आप 10,000 लिए हैं तो आप हमको एक किस्त में दे दें 5,000, दूसरे किस्त में 5,000 दे दें, और उसका जो ब्याज बने वो भी साथ में दे दें। यही है ना मामला। तो आप यही चीज यहां समझें। 882 उनका ब्याज सहित बन रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस दर तो वही है, अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 टू द रेज N। यहां देखिए 2 वर्ष की बात है, ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष के लिए होगा। अब आप ध्यान दें इसको, 5 के पहाड़े 5 एकम 5, 5 दूना 10 मीन्स 20, 20 एकम 20 और 1 21 बटा 20, 882 बटा 21 बटा 20। धन 882 बटा, वही यहां भी आएगा 20 एकम 20 और 1 21 बटा 20 का वर्ग। इसका मतलब ये 2 बार गुणा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हो जाएगा 882 गुणा 20 बटा 21, बटे के नीचे भाग है तो भाग में गुणा करके उल्टा कर देंगे, प्लस
882 बटा 21/20 दो बार है। तो 21/20, अब बटे के नीचे अगर लिखते हैं तो उल्टा करके लिख दें, 20/21, 20/20। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब आप क्या करेंगे, अच्छा इसके साथ ये गुणा हो गया है, सॉल्व कर लें। अगर कुछ सॉल्व होने लायक है तो आप सॉल्व करें, भाग दे दें तो आसान हो जाएगा। चलिए भाग दें जरा। 21 एकम 21, 21 चौको 84, 84 में से 88 में से 84 घटाएंगे तो बचेगा 42। तो 21 दूना 42। इसी तरह से आप इसको भी कर लेंगे। आप 21 के पहाड़े से काट लेंगे तो देखिए 21 एकम 21 और 21 चौको वही 84 और 21 दूना 42। तो आप क्या करें, फिर से इसको भाग दें, 21 एकम 21 और 21 दूना 42, दो बार कट गया, पूरा कट गया। तो 2 गुणा 20 गुणा 20 और यहाँ है 42 गुणा 20। तो 42 गुणा 20 का मतलब 42 दूना 84 प्लस 20 गुणा 20 400, 400 गुणा 800। ये आपका मिला रिजल्ट। अब इनको आप क्या करें, जोड़ लें। जोड़ने पर हो जाएगा 1640, 1600, 840 और 800 कितना हो जाएगा 1640। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपना आप चेक कर लें, 1640 का मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देखने में तो बहुत आसान दिख रहा है लेकिन है ये थोड़ा सा गड़बड़ और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप इसको जरा समझेंगे, ध्यान दीजिए। 10 इकाई, तो देखिए आप जरा ध्यान दें, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 9 इकाई और 10 इकाई। तो 10 इकाई का मतलब 10 इकाई का मतलब 10 इकाई के स्थान पर। अब 10 दहाई, तो 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई। 9 दहाई मीन्स 9 दहम 90 और 10 दहाई मीन्स 10 दहम 100। तो 10 दहाई का मतलब क्या हो गया, 10 दहाई का मतलब 100 हो गया। आगे देखें 10,000, तो 10,000 को तो आप वैसे ही लिख देंगे, 10,000 को अंकों में लिखिए तो 10,000 ये हो गया। इन सबका बीच बीच में देखिए प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब इनको जोड़ कर बताना है क्या आएगा। तो इनको जोड़ दीजिए, 0 आया, 1 आया और 1 आया और ये आया 10, मतलब 10,110 आया जो आपको आंसर के रूप में मिल रहा है। तो आप जरा देखें 10,110 मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज भी मैंने आपको अपने इस वीडियो में हमेशा की तरह 10 अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करवाए जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और आपको मेरा ये तरीका या मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें, उनको भी लाभ मिल पाए। और कमजोर बच्चों को अवश्य शेयर करें जिनको मैथ कम आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।